डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिविल के 308 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक चैप्टर संख्या 2 यूनिट 2.1 टू 2.7 उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है, जीपीसी बांसवाड़ा से हूँ और आप सबका स्वागत है। टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पर्यावरण के बारे में आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा क्या क्या कारण है पर्यावरण में किसी तरह से किसी भी भाग में यदि परिवर्तन किया जाए तो यह संतुलन पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। अर्थात पारिस्थितिकी में छेड़छाड़ परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संतुलन बिगड़ जाता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। तथा जो कारक इस संतुलन को बिगाड़ने में कार्य करते हैं उसे प्रदूषक कहा जाता है। पहला कारक है जनसंख्या। जनसंख्या के अनुसार ही मानव को रहने के लिए भूमि, कृषि, पशुपालन, पीने के लिए पानी एवं अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण व पारिस्थितिकी क्रम व प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या के प्रवास के लिए मानव वनों को साफ करता है, वन्य जीव को मारता है, बांध, नहरें, सड़कें व रेल मार्ग बनाता है, उद्योग स्थापित करता है और संसाधनों को अधिक शोषण करने में लगा रहता है। अतः प्रदूषण की बढ़ोतरी मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। पूर्व में अकाल, महामारी या ये कारण जनसंख्या में वृद्धि का नियंत्रण हो जाता था, परंतु रासायनिक विज्ञान विकास और मृदा में उर्वरकता की सुधार होने के कारण परिणाम स्वरूप मृत्यु दर कमी आई है। अतः विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति होने के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर नियंत्रित होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रदूषण के साथ साथ अन्य समस्याएं भी बढ़ी है, जैसे कोयला, खनिज तथा पेट्रोलियम का उपयोग भी बढ़ा है। इनके उपयोग से प्रकृति का जैविक व अजैविक वातावरण अत्यंत प्रभावित हुआ है और अनेक प्रकार के प्रदूषकों का जन्म हुआ है। इस प्रकार मानव अपनी जनसंख्या वृद्धि के साथ ही अपना विकास तो करता है, परंतु यह पर्यावरण के समस्याओं को की अव्यवस्था में व्यवधान उपस्थित कर पारिस्थितिकी क्रम में बाधा डालकर भविष्य की अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्राकृतिक संसाधन का लगातार व्यक्ति उपभोग बढ़ने से इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण के समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अतः वातावरण के प्रदूषण का एक मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। अब हम अगला एक कारक लेते जो है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। पूरे विश्व में विशेषतः जहां औद्योगिक प्रगति हुई है वहां अनेक देश के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर शहरों की ओर आ रहे हैं। यहाँ के निवासियों में गहरी विचारधारा बनी हुई है कि शहरों में जीवन यापन हेतु यथेष्ट कार्य मिलेगा, रहने और खाने पीने की अत्यधिक सुविधा मिलेगी, मनोरंजन के भरपूर साधन है तथा इसके साथ ही परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं तथा बच्चों के लिए उचित शिक्षा उपलब्ध है। निसंदेह गांवों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अभाव, जीवन की असुरक्षा और संचार और यातायात के अति सीमित साधनों के कारण वहाँ के लोगों को शहर की ओर उन लोगों ने शहर की ओर रुख किया है। लेकिन इस परिवर्तन का कारण पारिस्थितिकी का कचरा, लकड़ियों के टुकड़े, मोड़ा है। लेकिन इस परिवर्तन के कारण परिस्थितिकी व पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप जैविक संगठन प्रभावित हुआ है, जैसे सब्जियां, पशुओं का कचरा, लकड़ियों के टुकड़े, शवों के विसर्जन, कंपनियों से निकलने वाला कचरा, कूड़ा करकट इत्यादि शहरीकरण के कारण होने वाले प्रदूषण का कारण बनते हैं। एक मुख्य अनुमान है कि भारत शहर में प्रति 50,000 आबादी की जनसंख्या में प्रतिदिन 80,000 मेट्रिक टन कचरे को उत्पन्न किया जा रहा है। इस कचरे के कारण इस समस्या का सामना करना पड़ता है
जैसे कि नालियों व पानी में सड़कों का फैल जाना, सड़कों में पानी का फैल जाना, दुर्गंध, कचरे के कारण शहरों में स्थान स्थान पर बदबू। इस कचरे व जैविक कचरे के अत्यधिक हानिकारक मीथेन गैस बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों की जड़ है। शहरीकरण के कारण इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन शहरीकरण व औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप औद्योगिक कचरे व कचरे से विघटित होने वाले रासायनिक, सैनिटरी कचरे से विघटित कई खतरनाक रसायन जैसे कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, आर्सेनिक आदि की भूमिगत मिट्टी में जमा होने की संभावना होती है, जो कि भूमिगत पारिस्थितिकी संतुलन में हानि पहुंचा सकते हैं। शहरीकरण के कारण अनेक पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कि निम्न प्रकार है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाओं की भारी अपर्याप्तता, अत्यधिक भीड़, यातायात अवरोध, झुग्गी झोंपड़ियों का विस्तार, सुविधा केंद्र की अव्यवस्था, अस्वच्छता, शहरी गंदे दंगे, अस्त व्यस्त जीवन पद्धति इत्यादि। अब प्रभावित करने वाले कारक में, प्रदूषण के कारक में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और तकनीकी का जैसे जैसे विकास हुआ, इसी विकास को मुख्य बिंदु मानकर राष्ट्रों को विकासशील व विकसित परिभाषा में परिभाषित किया जाने लगा। मतलब इनका दो भागों में वर्गीकरण कर दिया, विकासशील और विकसित। औद्योगिक प्रगति के साथ ही इसका संबंधित परिणाम प्रदूषण भी साथ ही नियत है, अर्थात उसी प्रकार से वातावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है, अर्थात प्रदूषण का प्रभाव भी साथ साथ बढ़ा है। यद्यपि इस क्षेत्र के प्रदूषण को हम वायु प्रदूषण के साथ जोड़ते हैं, पर यह वास्तव में सामान्य से अधिक भयावह है। इसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि एक उद्योग से संबंधित कम से कम निम्न प्रक्रियाएं तो होती ही है। विषैली गैसों के साथ ही बहुत सूक्ष्म पदार्थों के कणों का चिमनियों से उत्सर्जन, चिमनियों में एकत्रित हो जाने वाले पदार्थ सूक्ष्म कण, उद्योगों में काम आए हुए जल का बहिस्राव, जो अनेक अशुद्धियों अथवा उद्योग में प्रयोग की गई कच्ची सामग्री के अंश के साथ लाता है। उद्योग में उपयोग में आने वाले शेष मतलब रिजिडुअल्स, अवशेष, चिमनियों से उत्पन्न ईंधन का अवशेष। उपरोक्त सभी औद्योगिक प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। औद्योगिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इनके इफेक्ट्स क्या क्या है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के? तो उद्योगों से वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्री। किसी भी उद्योग की मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन तथा कच्चे माल की निर्धारित क्रियाविधि के फलस्वरूप जो भी उत्सर्जन होता है, उसका गैसीय भाग चिमनियों से निकलता है। इन चिमनियों से हानिकारक पदार्थ जब वायुमंडल में विसर्जित होता है तो वो वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इन चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषक मुख्यतः गैसें और कुछ ठोस के सूक्ष्म कण होते हैं। इन गैसों से कई रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म कणों की अधिकता के कारण ब्रोंकाइटिस और सिलिकोसिस जैसे रोग के ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा इसका दुष्प्रभाव है उद्योगों में जल प्रदूषण, तो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज। जिन उद्योगों में जल का उपयोग होता है वहां पर उपयोग के बाद बहिस्राव को बाहर निकाल दिया जाता है। निस्संदेह इसमें अनेक विषैले पदार्थ मिले होते हैं। यदि यह विषाक्त जल सीधे ही नदियों तथा झीलों में डाला जाता है तो इन जलाशयों का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप अनेक पशु, जलचर, मानव, पक्षी अकाल मौत मर जाते हैं अथवा अनेक असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव में तीसरा दुष्प्रभाव है उद्योगों से भूमिगत जल प्रदूषण, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। सतही जल की कमी के कारण अब भूमिगत जल का दोहन इस गति से हो रहा है कि पानी का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। भूमिगत जल भी अनेक प्रकार के हानिकारक और विषैले रसायनों से
मिश्रित हो जाता है, जिससे पीने के लिए भी पानी भी उपयुक्त नहीं रहता है। भारी उद्योगों का निस्तारण करने की प्रक्रिया ही इसके लिए दोषी है। मतलब जो हेवी इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो इन पानी का जो निस्तारण कर रही है, वो बड़ी इंडस्ट्रीज इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगला दुष्प्रभाव क्या है? उद्योगों के बहिस्राव से पेड़ों और फसलों की बर्बादी। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एंड क्रॉप्स बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। कई प्रकार के उद्योगों जिनमें जल की मात्रा का अधिक उपयोग होता है, वह अपने कारखानों में बहिस्राव को बिना उपचार के ही नदियों में, खाली जमीन में तथा खेतों में निकाल देते हैं। जब बिना उपचार किया जल खेतों में पहुंचता है तो वह जल वहां की फसल को नष्ट कर देता है और पर्यावरण प्रदूषण के साथ किसानों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। उद्योगों से जन हानि। अब इफेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इल इफेक्ट्स हैं? कैजुअलिटीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। जन हानि मतलब व्यक्तियों का मृत्यु। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में उद्योगों की संख्या लाखों में है, अतः इनमें कार्य करने वाले लोगों की संख्या निसंदेह करोड़ों में होगी। अलग अलग प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन अलग अलग प्रकार के रोग फैलाते हैं और परिणाम स्वरूप कितने ही लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। WHO कमीशन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट जो कि सन 1992 में प्रकाशित हुई थी के अनुसार पूरे विश्व में एक वर्ष में लगभग 3.27 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र की दुर्घटनाएं होती है। इसमें लगभग 1,46,000 व्यक्ति मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। साथ ही इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर कई असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण के कारण वातावरण का प्रदूषित होना एक सतत प्रक्रिया है जो असंरक्षित व असुरक्षित विधि से उपयोग में कई अनुपयोगी वस्तुओं के गलत विधि से निस्तारण के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप महामारियां, जानलेवा बीमारियां तथा कृषि उत्पादों में कमी आना आदि समस्या उत्पन्न होती है। अब अगला है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ये एक फैक्टर है जो पोल्यूशन को अफेक्ट करता है। निरंतर बढ़ती हुई विज्ञान और औद्योगिकी प्रगति ने जहां देश की अनेक उपलब्धियां दी है, सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं और जन साधारण को वैज्ञानिक सोच का आधार दिया है, वहीं अनेक जटिलताएं और समस्याएं भी दी है। इसमें से एक प्रमुख समस्या स्वचालित वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की है, जो समय के साथ साथ भयानक और विकराल होती जा रही है। सड़क पर दौड़ते पेट्रोल और डीजल के चलने वाले वाहन, चाहे कार, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन, मोपेडो, सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करते हैं कि पैदल चलने वालों को स्वयं वाहनों में सवार व्यक्ति भी अपने आगे चलने वाले वाहन से निकलने वाले विषैले धुएं से परेशान हो जाते हैं। निरंतर बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वाहन व्यवस्था के लिए चलाए जाने वाले स्कूटर, रिक्शा, मोटरसाइकिल, रिक्शा तथा टेम्पो में तो प्रदूषण फैलाने में अन्य प्रकार के वाहनों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह अनुमान है कि शहरों में 60% प्रदूषण इन वाहनों के कारण ही उत्पन्न होता है, जो संभवतः इस समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित और त्रस्त है। वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक क्या हैं? पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्ट हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, लेड के यौगिक, धुआं और सूक्ष्म कण। यह सभी प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और निर्बाध रूप से समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर अपना कोई न कोई प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्रदूषकों के समन्वित उत्सर्जन के फलस्वरूप वाहन के साइलेंसरों से निकलने वाली गंध भी बहुत हानिकारक है, जो मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, घबराहट तथा बेचैनी उत्पन्न करती है। अब हम देखते हैं उत्सर्जित प्रदूषकों के मानक क्या है।
स्टैंडर्ड्स फॉर इमिटेड पोल्यूटेंट्स, वाहन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने एवं उसमें व्यापक नियमन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रदूषकों का एक मानक प्रस्ताव किया है, जिसके अनुसार यह प्रयास होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वाहन इस प्रस्तावित सीमा का पालन करें, तभी वाहन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर नियंत्रण संगठन ने पूरे विश्व के देशों के लिए वाहन प्रदूषण के मानक प्रस्तावित किए हैं, परंतु उन्हें कुछ ही देश जिसके पास आर्थिक साधन और तकनीकी उपलब्धि पूरे कर पाए। शेष देश अधिकतम प्रयास करने और जूझने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में यह कई स्तर नीचे आता है। जिन समृद्धशाली देशों में इसकी सफलता पाई हुई उन्होंने निम्न को अपनाया। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने क्या इंजन की बनावट में परिवर्तन किया, साइलेंसर की स्थिति में बदलाव, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का उपयोग और ईंधन में सल्फर, बेंजीन, लेड आदि विषैले पदार्थों के कम उत्सर्जन हेतु शोध और प्रयोग। तो छात्र, अभी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है। इनमें से हमने 4-5 घटक अभी देखे हैं। तो शेष जो घटक है हम अगले ही वीडियो में लेंगे। लिंक इसी के साथ मिलेगा आपको, है ना। तो अभी तक हमने 4 घटक पढ़े हैं, तो अभी 4 और हैं। तो बेटर है हम इसको अगले वीडियो में लेंगे। आप इसको देखते रहें। 308 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसका ये हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सबने इस वीडियो को देखा। कमेंट में ज़रूर से लिखें कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।